Hey everyone, I'm Sharmila and welcome to Simplest Biology Hub. Today we are going to discuss about the last topic of the principles of inheritance and variation. It is the lesson of class 12th and the topic is genetic disorder. इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में देखा था. दिस इज़ रिलेटेड टू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मीन्स द डिसीज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द क्रोमोसोम. यहाँ पे हम देखेंगे द डिसीज़ कॉज ड्यू टू द जीन सीक्वेंस ऑफ द क्रोमोसोम. So we know that there are two types of the chromosomes are present in our body, autosomes and sex chromosomes. So some disease are related to autosomes, that's we call the autosomal disease, and some disease are related to sex chromosome that we call the sex linked inheritance or sex linked disease. So in your NCERT syllabus, NCERT book, there are the 4 autosomal disease are described and 2 sex chromosomal disease are described. We already talk about the sex chromosomal disease, but इस वीडियो में हम उसको थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कराएंगे. ऑटोसोमल डिसीज़ में हमें पढ़ना है सिकल सेल एनीमिया. इट इज़ आल्सो completed बिफोर सम वीडियोज़. फिनाइल केटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड थैलेसेमिया. एंड इन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हमें देखना है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. सो वन बाय वन हम इन सभी डिसीज़ के बारे में यहाँ पे देखेंगे. द फर्स्ट अबाउट सिकल सेल एनीमिया. इसके बाद पहले भी हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं. क्या होता है डिसीज़ रिलेटेड टू द आरबीसीज. आरबीसीज का जो शेप है, शेप ऑफ आरबीसीज बिकम सिकल शेप. सिकल क्या होता है? नॉर्मल आरबीसीज बायकॉन्वेक्स होती है एंड सिकल सेल आरबीसीज आपकी सिकल जैसी हो जाती है, हंसिया जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है. एंड क्या होता है अगर आरबीसीज ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया? तो सिम्टम्स इसके जो मेन हैं जो हमें दिखाई देते हैं, दीज आर ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड मिनिमाइज. नॉर्मल हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है आरबीसीज के ऊपर, उसके पास एबिलिटी रहती है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने की. एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को होल्ड करके ट्रांसफ़र करता है. तो अगर अपना आरबीसीज ने शेप चेंज कर दिया तो उसमें नंबर ऑफ द हीमोग्लोबिन कम हो जाएंगे एंड उनकी ऑक्सीजन जो नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो आपकी कम होती जाएगी. सो दिस डिसीज़ इज़ रिलेटेड टू द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. सिकल सेल एनीमिया आपका अगर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है बेटा, ये इट इज़ द ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. व्हाट इज़ मीन बाय ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर? ऑटोसोम के ऊपर है, जो हमारे क्रोमोसोम है 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम, तो उस 22 ऑटोसोम्स के ऊपर एक क्रोमोसोम के ऊपर होगा. एंड रेसेसिव डिसऑर्डर मीन्स अगर नॉर्मल पेरेंट्स है या कैरियर पेरेंट्स है तो उनकी बॉडी में आपको ये डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा, बट हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये आपको देखने को मिल जाता है अगर आपका बॉडी उस कैरेक्टर्स को कैरी करती है. तो रेसेसिव कंडीशन में ही देखने को मिलेगा. रेसेसिव कंडीशन कब मिलती है हमें? हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्योर का क्रॉस किया था तो एक कंडीशन हमें रेसेसिव मिलती है वहाँ पे, अगर प्योर क्रॉस विथ रेसेसिव करते हैं तो. एंड दूसरी डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब 16 कॉम्बिनेशंस हुए तो लास्ट वन जो कॉम्बिनेशन था वो भी आपको रेसेसिव देखने को मिला था. तो रेसेसिव कंडीशन में वो आपका होता है. तो एक्चुअली क्या होता है? इट चेंज द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की बीटा चेन को वो चेंज करता है. अभी हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है.
प्रोटीन कौन बनाता है? प्रोटीन राइबोसोम बनाता है। किसकी मदद से बनता है? डीएनए की मदद से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए की मदद से राइबोसोम उसकी डिकोडिंग करके प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। एंड प्रोटीन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के स्मॉल मोनोमर्स आ जाएंगे। अगर हम उन मोनोमर्स को जोड़ते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, एक पॉलीमर्स बन जाएगा प्रोटीन का। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या होता है? सपोज आपकी जो नॉर्मल डीएनए चेन है, डीएनए जो चेन है उसकी कोडिंग CTC और CAC इस तरह की होगी। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो हमें पता है C का साथ कोडिंग करता है G, T के साथ कोडिंग करता है A और C के साथ कोडिंग करता है G। तो GAG ये जो ट्रिपलेट कोडिंग है, ये कोडिंग आपको नोटिफाई करती है ग्लूटामिक एसिड को। ये कोडिंग है आपके ग्लूटामिक एसिड की। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो CTC अगर सीक्वेंस होगा तो GAG बनेगा जो ग्लूटामिक एसिड है। ये 6th पोजीशन पे होता है। बट क्या हो जाता है? CAC सीक्वेंस होगा क्योंकि आरएनए के अंदर थायामीन नहीं रहता, थायामीन की जगह यूरैसिल जुड़ जाता है, तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है GUG के फॉर्म में। तो एक ही प्लेस पे U आने की वजह से ग्लूटामिक की जगह यहाँ पे वैलिन बनता है। वैलिन नाम का अमाइनो एसिड बनता है। ग्लूटामिक एसिड बनना था 6th पोजीशन पे, पर क्योंकि एक ही जगह जो रिप्लेसमेंट में थायामीन यहाँ पे नहीं आता है, उसकी जगह यूरैसिल लगता है, तो यहाँ पे U आने की वजह से वो दूसरे अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। जो सीक्वेंस है ट्रिपलेट का वो दूसरे अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है एंड दैट अमाइनो एसिड इज वैलिन। तो एक जगह पे एक पॉइंट में म्यूटेशन होने की वजह से, चेंजेस होने की वजह से पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी चेंज हो जाती है एंड इस चेन की वजह से आपका शेप ऑफ द RBCs भी चेंज हो जाता है। क्योंकि बस इसी सीक्वेंस की वजह से जो डिस्कॉइड शेप आपको RBCs को मिला रहता है वो रहता है, बट ये चेंज होने की वजह से उसका शेप सिकल शेप हो जाता है। एंड जो ऐसा पर्सन है सिकल सेल वाला, वो क्या होता है आपकी, उसकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो नॉर्मल है, सपोज आपका ह्यूमन बीइंग HBA HA अगर होगा तो ये नॉर्मल सीक्वेंस है, और HS होगा तो कैरियर होगा। S स्टैंड फॉर सिकल सेल और H स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन के ऊपर, और HS एंड HS होगा तो वो होगा आपका सिकल सेल। जब आपका गमीट का फॉर्मेशन होगा तो गमीट फॉर्मेशन के दौरान इस तरह के जीनोटाइप अगर रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो ये आपके पर्टिकुलर डिसीज़ को कैरी करके आगे वाले जनरेशन में जाते हैं। तो मे बी मदर फादर में वो डिसीज़ आपको दिखाई ना दे या फिर माइनर क्वांटिटी में हो, बट उनकी जो जनरेशन है नेक्स्ट उसमें वो दिखाई दे ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ द जीन। अगर मदर की बॉडी में, फादर की बॉडी में वो एज अ कैरियर की तरह काम करता है तो उनकी बॉडी में उसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, बट जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी बॉडी में वो पूरी तरीके से अगर इनहेरिटेड होता है तो वहाँ पे उसके जो कॉम्बिनेशन से या जो उसके ट्रेट है वो हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज़ अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फिनाइल केटोन्यूरिया। फिनाइल केटोन्यूरिया क्या है? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रोटीन सिंथेसिस। During the formation of the protein synthesis, some enzymes are important for this process and these enzymes are generated or synthesized in our body due to the lots of the chemical reaction। तो ऐसी ही कुछ chemical reaction होने के दौरान आपका जो फिनाइल एसिटीन है बेटा, फिनील एलेनाइन है,
ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन नाम के एंजाइम में। बट ये टायरोसिन में कब कन्वर्ट होगा? जब फिनिलैलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होगा। तो फिनिलैलानाइन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन एंजाइम, but tyrosine compound we say, but during for that process the phenylalanine hydroxylase enzyme is related or required। अगर ये आपका प्रेजेंट नहीं है, अगर ये एब्सेंट है तो फिनाइल एलानाइन का जो फॉर्मेशन है या कन्वर्जन है वो टायरोसिन में नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑब्वियसली इसका कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं होगा तो फिनाइल एलानाइन का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, और ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन phenylalanine it shows its effect in यूरिन। यूरिन में वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, यूरिन में उसका इफेक्ट दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यूरिन का कलर आपका ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक यूरिन, हल्का सा ब्लैकिश कलर आपकी यूरिन में दिखाई देगा ड्यू टू एक्सेस क्वांटिटी ऑफ द फिनिलएलानाइन, क्योंकि इसको टायरोसिन में कन्वर्ट होना था बट एंजाइम उसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं हुआ। एंड फाइनली दिस इज एक्यूमुलेटेड इन द ब्रेन सेल, इट इज एक्यूमुलेटेड ब्रेन सेल्स, or excess accumulation of that chemicals inside the brain cells, what happen, some symptoms are shown and that symptoms are mental retardation, मेंटली जो पर्सन जिसके बॉडी में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, मेंटली वो पर्सन रिटार्डेड होगा, मीन्स उसकी एबिलिटी नहीं होगी जो नॉर्मल लोगों की थिंकिंग पावर रहती है। वो नॉर्मल लोग जो आपके सोच सकते हैं या जो बॉडी एक्टिविटी करते हैं या जो एक्टिविटीज़ करते हैं या सोचते हैं, जो भी शक्ति रहती है उनकी दिमाग की, वो प्रॉपर नहीं होगा। मेंटल रिटार्डेशन वो दिखाई देगा। इन नॉर्मल लैंग्वेज हम उसे बोलेंगे कि मंदबुद्धि बच्चे जो इस तरह के कैरेक्टर्स को शो करेंगे। एंड दूसरा होगा लेस फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन स्किन एंड हेयर। हमें पता है कि स्किन के अंदर हमारे मेलानिन पिगमेंट रहते, कलर पिगमेंट रहते, जो हमारी बॉडी के कलर के लिए एंड बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बट इसकी वजह से इनका जो पिगमेंटेशन है इनसाइड द स्किन एंड हेयर कम होता जाएगा, तो ऑब्वियसली स्किन भी आपकी वाइटिश दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी एंड आपका हेयर कलर भी वहाँ पे लॉस होता दिखाई देगा। ऐसे कुछ सिम्टम्स आपके फिनाइल केटोन्यूरिया की वजह से होते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़। रेसेसिव डिसीज़ यहाँ पे नोटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि ये सिर्फ रेसेसिव कंडीशन रेसेसिव कंडीशन में ही दिखाई देते हैं। डोमिनेंट कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो आपके शो ऑफ नहीं होंगे, सिर्फ रेसेसिव कंडीशन में आपकी बॉडी में वो कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट इज सिस्टिस फाइब्रोसिस। Cystic fibrosis, sorry. This disease is related to our respiratory and digestive system.
रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा विंड पाइप रहता है, नेज़ल कैविटी है, विंड पाइप है, एंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी लाइनिंग ऑफ द स्टमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनके पास एक ग्लैंड रहती है बेटा, म्यूकस ग्लैंड, और वो म्यूकस ग्लैंड आपका म्यूकस बनाती है। एंड व्हाट इज़ द फॉर्म वर्क ऑफ द म्यूकस? म्यूकस क्या करता है, जो इनर लाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से, एज वेल एज जो आपकी एसिड HCl जो बन रहा है स्टमक के अंदर, उसका जो वॉल के ऊपर असर हो रहा है, उन सब चीज़ों से वो इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस इज नथिंग बट द ग्लाइकोप्रोटीन। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के दौरान ये जो म्यूकस है, ग्लाइकोप्रोटीन इनसाइड द इनर द वॉल ऑफ द ऑर्गन्स आर accumulated in bronchi, liver and lungs। लीवर, लंग्स और ब्रोंकी के अंदर ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से द लूमेन ऑफ द ऑर्गन इज़ मिनिमाइज, उसका जो थिकनेस है वो आपका कम हो जाता है, एंड आपका जो प्रॉपर फंक्शनिंग है एक्सहेलेशन का, इनहेलेशन का, वो आपका नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सपोज़ ये आपका लंग्स है बेटा, ये लंग्स की सेल है, लंग्स की सेल पे हमने देखा इपीथेलियल सेल्स है, एल्वियोली की जो सेल्स है वो इपीथेलियल सेल्स है और कैसी सिलिएटेड इपीथेलियल है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूंगी तो वो कुछ आपके इस तरह के दिखाई देंगे, सिलिया, सिलिएटेड इपीथेलियम, और यहाँ से आपके प्रोटीन्स है जो आपका म्यूकस को सिक्रीट कर रहे हैं या म्यूकस से कर रही है, एज वेल एज आपका ये सोडियम एंड क्लोरीन आयन, सोडियम एंड क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल मेंटेन करते हैं। तो जब आपके क्लोरीन आयन बाहर जाते हैं सेल के थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब वो बाहर जाएंगे एंड इंटेस्टिनल फ्लूइड एंड इनर फ्लूइड, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ द म्यूकस इज़ नॉर्मल, एंड उसमें जो वाटर का कंटेंट है, क्योंकि हमें पता है कि म्यूकस के अंदर मोर देन 50% वाटर होता है, तो उसका जो आपका लिक्विसिटी कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम आयन की जो पंपिंग होती है इनसाइड द सेल। बट क्या हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो आपका यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाना स्टार्ट हो जाता है, एंड ये पंप हमारे यहाँ पे बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल बहुत ज़्यादा होता है, एंड सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज़्यादा हो जाता है। फिर वो सोडियम आयन के पंप ऑन अप होके वो आपके अंदर आने लग जाते हैं। तो ड्यू टू दैट कंडीशन द वाटर प्रेजेंट इन द म्यूकस इज मिनिमाइज। म्यूकस के अंदर जो वाटर प्रेजेंट रहता है उसकी थिकनेस मिनिमाइज हो जाती है, तो कंसिस्टेंसी वहाँ पे थिक हो जाती है, म्यूकस आपका थिक हो जाता है, एंड ऐसा थिक म्यूकस क्योंकि मूव नहीं हो पाता थिकनेस की वजह से, तो वो आपका एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है ब्रोंकी में, लीवर्स में एंड लंग्स में, और ऐसे डिसीज़ को हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज नथिंग बट द म्यूकस। म्यूकस किसकी वजह से थिक हो रहा है? ड्यू टू नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द Na+ एंड Cl- आयन, एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है? इसकी वजह से NaCl कॉन्सेंट्रेशन इन स्वेट इंक्रीजेस। ऐसे पर्सन को जो पसीना आता है उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज़ द सिस्टिक फाइब्रोसिस। इट इज़ आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर।
ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर मीन्स मदर फादर में मे भी प्रेजेंट होगा बट कैरेक्टर दिखाई नहीं देंगे, बट नेक्स्ट जनरेशन में जैसे ही रेसेसिव कंडीशन में वो ट्रांसमिट होता है वो अपने सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट करता है। एंड द लास्ट डिसीज़ ऑफ द ऑटोसोमल डिसीज़ में से हम जो लास्ट देखेंगे दैट इज़ द थैलेसेमिया। थैलेसेमिया एक ब्लड से रिलेटेड बीमारी है और बहुत ही कॉमन होती जा रही है आजकल। थैलेसेमिया रिलेटेड टू ब्लड में दो तरह की चेन होती है बेटा प्रोटीन की हमारी, अल्फ़ा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसीज वी कॉल्ड इट अल्फ़ा चेन ऑफ आरबीसीज एंड बीटा चेन ऑफ आरबीसीज। तो अल्फ़ा के ऊपर अगर डिसीज़ कैरी होता है तो वो कहलाता है माइनर थैलेसेमिया और बीटा चेन के साथ डिसीज़ कॉज्ड होता है तो वो कहलाता है मेजर थैलेसेमिया। मीन्स थैलेसेमिया के दो पार्ट्स आएंगे, अल्फ़ा थैलेसेमिया एंड बीटा थैलेसेमिया। अल्फ़ा थैलेसेमिया रिलेटेड टू द माइनर थैलेसेमिया डिसीज़ एंड बीटा थैलेसेमिया रिलेटेड टू द मेजर थैलेसेमिया डिसीज़। क्या होता है जब अल्फ़ा एंड बीटा चेन या प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड डिक्रीजेस, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर डिक्रीज हो गया तो इसका एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, एडवर्स इफेक्ट इंक्रीजेस, नॉट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। सो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है ऑन बोन मैरो सेल। हमें पता है बेटा आरबीसीज बनती है लॉन्ग बोन के अंदर, रेड बोन मैरो में। तो रेड बोन मैरो की जो सेल्स आरबीसीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अल्फ़ा बीटा चेन के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से वो अपना प्रोडक्शन वहाँ पे धीरे धीरे मिनिमाइज़ करती है, मे बी वो बंद ही हो जाता है। तो वो मिनिमाइज़ हो गया तो प्रोडक्शन तो हो रहा है पर क्वांटिटी नॉर्मल की तुलना में कम है तो वो कहलाएगा माइनर थैलेसेमिया। और अगर उसने प्रोडक्शन करना ही बंद कर दिया आरबीसीज का, तो आरबीसीज तो इम्पॉर्टेंट है फॉर द ऑक्सीजन कैरिंग, तो आरबीसीज का प्रोडक्शन उसने बंद कर दिया तो वो कहलाता है मेजर थैलेसेमिया डिसीज़। सो ऐसे पर्सन को आपको हर 3 महीने में आपका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, बॉडी के अंदर का पूरा ब्लड चेंज करना रहता है। क्यों हर 3 महीने में? क्योंकि आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है, आरबीसीज लाइफ स्पैन इज 120 डेज। तो आज अगर किसी थैलेसेमिया के पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है तो अगले 120 दिन जैसे जैसे ख़त्म होते जाएंगे 120 दिनों के अंदर ही उसको डबल से ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द थैलेसेमिया। जो मेजर थैलेसेमिया है उसकी वो ट्रीटमेंट है। किसकी वजह से होता है? रेड बोन मैरो के अंदर आपका ब्लड आरबीसीज जो बनना बंद हो जाता है। और हमें पता है कि स्प्लीन इज़ नथिंग बट द ब्लड बैंक ऑफ द ब्रेन, ब्लड की ब्लड बैंक कहलाती है स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या करती है? जब स्प्लीन को पता चलता है कि अल्फ़ा बीटा चेन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी जो आरबीसीज बनी है वो डिफ़ॉल्ट आरबीसीज डेवलप हुई है, तो स्प्लीन उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि हमें पता है कि स्प्लीन आपके ब्लड को स्टोर करने के साथ साथ ब्लड को डेड करने का, आरबीसीज को डेड करने का भी काम करती है। तो वो आपकी जो प्रिपेयर्ड हुई आरबीसीज है, डिफेक्टिव आरबीसीज है, उसको डेड करने का काम स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से भी नंबर ऑफ़ द आरबीसीज बॉडी में से कम हो जाते हैं, ब्लड में से कम हो जाते हैं। तो वो डिसीज़ कहलाता है थैलेसेमिया। इट इज़ आल्सो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर।
means parents are the carrier of that disease, but that disease may be seen in their daughter or son. उनकी जो जनरेशन है, नेक्स्ट ट्रेट है, उनकी बॉडी में वो दिखाई देगा. पेरेंट्स की बॉडी में होगा, बट कैसा होगा, माइनर कंडीशन में होगा, माइनर थैलासेमिया होगा, जिसको इतना ज़्यादा सिम्टम्स वो दिखाएगा नहीं, या फिर वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मे बी वर्किंग नहीं पड़ेगा. वो जो शो ऑफ करेगा वो आपका शो करेगा माइनर एनीमिया. वो माइनर एनीमिया को शो करेगा, क्योंकि एनीमिया ये डिसीज़ भी आपका हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है. अगर हीमोग्लोबिन के ऊपर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो हम एनीमिया डिसीज़ कहलाता है. तो आरबीसीज कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली आयरन भी कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एनीमिया भी होगा. तो ये कहलाता है आपका माइनर एनीमिया, जो पेरेंट्स की बॉडी में होगा. आपके उनके जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उनमें थैलासेमिया दिखने की पॉसिबिलिटीज़ है. दिस इज़ अबाउट द ऑटोसोमल linked inheritance or diseases. Now we move towards the sex linked genes or sex linked disease. हमने सेक्स लिंक डिसीज़ जो यहाँ पे डिस्क्राइब की है बेटा, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, इनके बारे में ना ऑलरेडी एक बार रीड कर चुके हैं डिटेल में, बहुत डिटेल में हमने वहाँ पे देखा था. पूरा एक एक वीडियो आपका एक एक डिसीज़ के ऊपर है. अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हो तो उस वीडियो को विज़िट करिए. इस वीडियो के अंदर मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगी. हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू डालेंगे इसके ऊपर, सेक्स लिंक्ड डिसीज़ के ऊपर. फर्स्ट हीमोफीलिया, इसी को हम ब्लीडर्स डिसीज़ भी कहते हैं. इसी को हम रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं. बताया था क्योंकि इंग्लैंड की महारानी जो है एलिजाबेथ, उसकी फैमिली में सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था. एंड इट इज़ टोटली ऑन मेल डिसीज़ वी कॉल्ड इट. मेल डिसीज़ क्योंकि फीमेल बहुत ही रेयर कंडीशन में यहाँ पे डिसीज़ कॉज्ड करती है. और पहला तो अगर फीमेल को डिसीज़ होता है तो सर्वाइवर करने के जो चांसेस है उसके वो बहुत मिनिमाइज है, सर्वाइवल ही नहीं करती. बट अगर सर्वाइवल कर भी गई तो वो आपका बहुत ही रेयर कंडीशन है. इन केस ऑफ हम बोलेंगे हम एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिसीज़ है. एक्स क्रोमोसोमल डिसीज है जो मेल के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैरी करता है, वो आपका डिसीज़ है. तो इसके जीनोटाइप क्या बनेंगी, जीनोटाइप क्या बनेंगे. हीमोफीलिया रिलेटेड टू तो क्या होता है बेटा कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है ब्लड के, वो क्लॉटिंग फैक्टर आपके ब्लड के ख़त्म हो जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहते, तो ब्लड का कोएगुलेशन नहीं होता. तो अगर ऐसे पर्सन को थोड़ा बहुत भी लगता है, एकदम माइनर इंजुरी भी हो जाती है, तो ड्यू टू एक्सेस लॉस ऑफ द ब्लड द डेथ ऑफ द पर्सन में बी कॉज. बहुत सपोज लग गया तो आपका खून बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि खून जमने के लिए फैक्टर तो है नहीं उसके पास, तो पूरा खून बॉडी में से आउट हो जाएगा, तो उस पर्सन की डेथ तो वहाँ पे कंफर्म होती है. तो जीनोटाइप क्या होगा, अगर XY है एंड XX है तो ये नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल हम बोलेंगे. ऐसी कंडीशन है तो नॉर्मल. अगर XHY है, X क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया है, तो ये जो पर्सन कहेगा हीमोफिलिक मेल. एंड XHX है तो वी कॉल्ड इट कैरियर फीमेल. एंड XH कंडीशन है तो हीमोफिलिक फीमेल. बट ये जो कंडीशन है हीमोफिलिक फीमेल की बहुत ही रेयर कंडीशन है. तो यहाँ पे अगर हेट्रोजाइगस फीमेल है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो फीमेल एक्ट्स एज अ कैरियर. बट मेल की बॉडी में एक क्रोमोसोम के ऊपर भी, एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी हीमोफीलिया आता है, तो वो पर्सन हीमोफिलिक डिसीज़ कहलाता है. दिस इज़ अबाउट द हीमोफीलिया, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसीज़ है जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है. और कौन से क्रोमोसोम पे है, एक्स क्रोमोसोम के. मेल ओरिएंटेड भी कहे हम बोलेंगे, क्योंकि मेल के पास ईजिली आपका उसका कॉज हो जाता है, मेल को इजीली कॉज होता है. देन सेकंड इज कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस ये डिसीज़ में पर्सन नॉट एबल टू आइडेंटिफाई
बिटवीन टू कलर। जो भी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस डिसीज़ हुआ है, दो कलर्स के बीच के आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत जाएगी। कौन से दो कलर? रेड कलर एंड ग्रीन कलर। वो पर्सन रेड कलर और ग्रीन कलर को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, एंड दैट वी कॉल द कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एक्स लिंक्ड डिसीज़ है। एक्स लिंक डिसीज़ मीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आपका लोकेटेड है, जो सेक्स क्रोमोसोम है। तो इसका जीनोटाइप कैसा बनेगा? जीनोटाइप अगर एक्स है तो दैट इज़ द नॉर्मल मेल एंड फीमेल, एंड अगर XCY है तो कलर ब्लाइंड मेल, XCX है तो कैरियर फीमेल, एंड XCXC है तो कलर ब्लाइंड फीमेल। इस तरह के इसके जीनोटाइप बनेंगे। XY XX नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, XCY कलर ब्लाइंड मेल, क्योंकि एक मेल के पास एक ही X क्रोमोसोम है, अगर वो भी इन्फेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली मेल की बॉडी भी इन्फेक्टेड होगी। X ये जो है फीमेल के पास, क्योंकि दो X क्रोमोसोम है, उसमें से एक X क्रोमोसोम इन्फेक्टेड होगा तो वो फीमेल आपकी डिसीज़ नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ कैरियर होगी, मीन्स उसकी बॉडी से जीन नेक्स्ट जनरेशन में आपके ट्रांसमिट होंगे। एंड द नेक्स्ट इज XCXC, दैट इज द बोथ द X क्रोमोसोम्स आर कलर ब्लाइंड कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, तो वो आपकी कलर ब्लाइंड फीमेल कहलाएगी। ये दो आपके सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि हमारे सेक्स क्रोमोसोम सेक्स के अलावा भी कुछ बॉडी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, और अगर उस बॉडी कैरेक्टर्स में डिफेक्ट है या डिसीज़ कॉज करते हैं वो बॉडी कैरेक्टर्स, तो वो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। दिस इज़ अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर। ये इस लेसन का लास्ट वाला टॉपिक था बेटा। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेसन ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस लेसन। कुछ बहुत ही लंबा सा लेसन था, सो बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस लेसन से रिलेटेड मिलेंगे, बट एक एक टॉपिक के ऊपर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो मे बी वो आपकी स्टडीज़ के लिए हेल्प करेगा। सो आई होप यू लाइक ऑल दिस माई सीरीज़। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर करना स्टार्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हमारा जो अगला चैप्टर है क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।